हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जैसा कि मैंने राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण को समझाते वक्त ये कहा था आपसे कि इस टॉपिक से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, तो उसी पैटर्न पर हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। हालांकि हम ये पहले बता दें कि वीडियो लंबा होगा, क्वेश्चन सिर्फ 30 होंगे, लेकिन हर ऑप्शन को अगर हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर यह लंबा होगा। लेकिन बेहतर यह होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप सिंसियर हैं, आपको जानकारी हासिल करनी है, तो आपको वीडियो को देखना होगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो कई सारे प्रश्न आपके लिए छूट जाएंगे और हो सकता है कि परीक्षा में वो प्रश्न आ जाएं और आप उससे दूर हो जाएं। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप निश्चित तौर पर अपना लाइक, अपनी प्रतिक्रिया देने का काम करें। वीडियो को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे लिख करके ये भी बताइए कि क्या आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा है। हम इन बातों को बहुत लंबा अभी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में भी अच्छा खासा वक्त जाएगा। तो चलिए अपनी बात को यहीं पर हम खत्म करते हैं और क्वेश्चन का सिलसिला आपके लिए हम शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। 1911 में किसके द्वारा अंग्रेजी में नागपुर से हितवाद का प्रकाशन किया गया था? सबसे पहले हम सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। हितवाद का प्रकाशन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अब बाकी ऑप्शन को देखें। नारायण मल्हार जोशी, इन्होंने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। 1920 में लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मतलब एटक का गठन किया और ये उसके महासचिव बने थे। 1931 में नारायण मल्हार जोशी ने, जिनको कि शॉर्ट में एनएम जोशी कहा जाता है, 1931 में इन्होंने एटक को छोड़ दिया और उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन प्रारंभ किया था। इसे बात आप जरूर नोट कर लीजिए। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जिनको कि महाराष्ट्र में सुकरात के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहलाते हैं ये। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में इन्होंने सहायता की थी। इन्होंने इंदु प्रकाश का संपादन किया था और साथ ही बाल विवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से प्रतिज्ञा आंदोलन का संचालन किया था या प्रतिज्ञा आंदोलन नामक संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन डी को देखें। बेहराम जी एम मालाबारी, सबसे पहले तो ये कि ये पारसी समाज सुधारक थे। 1855 में इन्होंने शोषित महिलाओं की देखरेख के लिए सेवा सदन नामक संगठन बनाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात मालाबारी के साथ यह है कि 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसको कि सहमति आयु विवाह कहते हैं, इसको पारित करवाने में इनकी सबसे अहम भूमिका थी। बाकी चीज भी आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये जानकारी आपको नया क्वेश्चन उपलब्ध कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1936 में किसके द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई? 1936 में किसके द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई? सबसे पहले सही उत्तर, और सही उत्तर है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुछ और चीजें इनके विषय में जान लें, जैसे कि अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1930 में अंबेडकर ने दलित वर्ग संघ, जिसको कि अंग्रेजी में डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन कहेंगे, उसकी स्थापना की। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जो बाद में चल करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। अब ऑप्शन बी को देखें। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ये कॉलेज ही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आधार का काम करता है। सर सैयद अहमद खां
ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी रचना की, जिसमें कि तहजीब उल अखलाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, फिर है तोहफा ए हसन और लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण या उनके द्वारा स्थापित संगठन सब है। ऑप्शन सी डी के कर्वे, 1899 में इन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी और 1916 में इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना बंबई में डी के कर्वे के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के विषय में आप लगभग सब बात जानते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रूल इन इंडिया इन्होंने लिखा था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, सबको नोट कर लीजिएगा। चलिए पेज पलटते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस पुस्तक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घटना को राष्ट्रीय आपदा लिखा गया था? तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घटना को राष्ट्रीय आपदा किसने कहा था? तो राष्ट्रीय आपदा इसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तब हम लोगों को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा हुआ इन चारों में कौन सा पुस्तक है उसको देखना होगा। तो सही उत्तर है इसका द इंडियन स्ट्रगल। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसी में राष्ट्रीय आपदा का उल्लेख किया गया, असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घटना को। अब बाकी को देख लें। इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऑटोबायोग्राफी है। अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। वैसे लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की भी स्थापना की है। इसके अलावा इन्होंने प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ये पुस्तक भी लिखा है। इसके अलावा अगर लाला लाजपत राय की और पुस्तकों को याद करना चाहें तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये पुस्तक भी लाला लाजपत राय, जिनको कि पंजाब केसरी कहते हैं, बाकी बातें आप जानते हैं, उनके द्वारा लिखी गई। और ऑप्शन डी को देखें, द इंडिपेंडेंट, ये 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद से लिखा जाने वाला या छपने वाला पत्रिका था। तो चारों ऑप्शन के विषय में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नंबर 4, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हसरा का कहा जाता है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन देख लें पहले। अंग्रेज अफसर को मारना, समाजवाद की स्थापना करना, बम बारूद का प्रयोग कर ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त करना और सरकारी खजाने को लूटना। सबसे पहले सही उत्तर समाजवाद की स्थापना, ये उसके फुल फॉर्म में ही शामिल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो समाजवाद की स्थापना इसका उद्देश्य था। बम बारूद के प्रयोग से ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त करना, यह बात बिल्कुल नहीं हो सकता है, या अंग्रेजों को मारना यह नहीं हो सकता, क्योंकि आप याद कीजिए 8 अप्रैल 1929 को जब सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था, उस वक्त भी भगत सिंह के द्वारा, तब किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि ये बम फेंका गया था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। तो इसका सही उत्तर है समाजवाद की स्थापना। ऑप्शन डी को देखें, सरकारी खजाने को लूटना, ये जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में, तब काकोरी लूट को अंजाम दिया गया था, लेकिन हसरा का उद्देश्य समाजवाद की स्थापना है। तो ये इसका आंसर है, जो उसके ऑप्शन में ही छुपा हुआ भी है। हसरा से जुड़े हुए जो लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, ये तमाम क्रांतिकारी इसी संगठन से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ें। नंबर 5, किस साम्यवादी या वामपंथी नेता ने पंजाब एवं लाहौर में इनकलाब का प्रकाशन किया था? सही उत्तर इसका जान लें, गुलाम हुसैन इस सवाल का सही जवाब है। बाकी ऑप्शन को देखें। श्रीपाद अमृत डांगे, इन्होंने बंबई से गांधी एवं लेनिन नामक पत्रिका निकाला और डांगे के द्वारा द सोशियोलॉजिस्ट या सोशलिस्ट ये पत्रिका निकाली गई, जो कि पहली समाजवादी पत्रिका मानी जाती है। तो डांगे का द सोशलिस्ट
पहली समाजवादी पत्रिका है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है, इसलिए जरूर नोट कीजिएगा। एम सिंगारवेलु ऑप्शन सी, इन्होंने मद्रास से लेबर किसान गजट का प्रकाशन किया। और मुजफ्फर अहमद, इन्होंने नौ युग का प्रकाशन किया। और मुजफ्फर अहमद बाद में काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर के बंगाल पत्रिका का भी संपादन करते हैं। ये जो चारों हैं ये सब लोग साम्यवादी या वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और असहयोग आंदोलन के अचानक रोक दिए जाने के बाद भारत में जो वामपंथ आंदोलन शुरू हुआ था उसी से संबंधित ये तमाम चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 6। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिपाही विद्रोह की तारीख क्या निश्चित की गई थी? योजना ये बनाया गया था कि एक ही दिन पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अंग्रेज बौखला जाएंगे और हिंदुस्तान छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि एक ही साथ सभी जगह विद्रोह होगा तो उस विद्रोह को दबाना या उसको सफरेस करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगी। तो तारीख क्या निश्चित की गई थी? तो सबसे पहले ये जान लें कि इसका सही उत्तर है सी, 31 मई 1857। लेकिन निश्चित की गई तारीख से पहले ही यह घटना हो जाती है। जैसे 29 मार्च 1857, ऑप्शन ए को देखिए, बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। घटना का शुरुआत यहां से हो रहा है। बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से है? तो 34th नेटिव इन्फेंट्री NI से उनका संबंध था। 24 अप्रैल 1857, यह भी मेरठ छावनी की घटना है। यहां पर तीसरी नेटिव कैवेलरी के 99 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया, जिसके बाद इन 99 में से 85 लोगों को 9 मई 1857 को बर्खास्त किया गया और उन्हें 10 वर्षों की सजा सुना दी गई। जिसके बाद 10 मई 1857 को सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। तो जो निर्धारित तारीख थी उससे पहले ही वास्तविक विद्रोह शुरू हो गया और यह विद्रोह शुरू हुआ 10 मई 1857 को और मेरठ छावनी से यह खुली विद्रोह की शुरुआत हुई। और अगले ही दिन 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे और फिर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित किया। तो यह सारा डेट सिपाही विद्रोह से संबंधित है और सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7। आर्य समाजियों द्वारा जालंधर में आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना आप सब जानते हैं 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया और उनके मृत्यु के बाद आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना हुई थी। तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हो गई थी। तो इसका मतलब कि आंसर जब भी होगा, कोई और भी ऑप्शन हो, तो 1883 के बाद ही होगा, उनकी मृत्यु के बाद ही होगा। सबसे पहले सही उत्तर जान ले कि आर्य कन्या पाठशाला जो जालंधर में स्थापित हुई ये कब हुई थी? सही उत्तर है बी, 1890। अब बाकी ऑप्शन को भी समझ लें। 1886 में लाला हंसराज के प्रयासों से 1886 में लाला हंसराज के प्रयासों से लाहौर में पहला DAV स्कूल की स्थापना की गई, दयानंद एंग्लो वैदिक। तो सबसे पहले 1886 लाला हंसराज के प्रयास से लाहौर में पहला DAV। 1902 स्वामी श्रद्धानंद के प्रयासों से हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तीनों ऑप्शन पूछे हुए हैं। और उसके बाद D 1882 दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये उनके जीवित रहते हुए घटना है क्योंकि उनकी मृत्यु 1883 में हुई है, मैंने अभी बताया आपको। दयानंद सरस्वती के द्वारा गो रक्षणी सभा की स्थापना की गई थी तथा गो करुणानिधि नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1882 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को किसके द्वारा की गई? इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन में है कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई, तो भी आपके क्वेश्चन में ही ये आंसर है।
खैर यहां क्वेश्चन है कि किसके द्वारा की गई, तो सबसे पहले सही उत्तर जाने। सही उत्तर है शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग का जो उद्देश्य था वो था राष्ट्रीयता की भावना को जगाना और भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ये इंडियन लीग का उद्देश्य था। ऑप्शन बी को देखें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में बेसिकली इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसके लिए सालाना चंदा 5 रुपया घोषित किया था, सो दैट कि मैक्सिमम लोग इस संगठन से जुड़ सके। यहां यह भी जान लें कि इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर के कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत का यह सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था और इसने आईसीएस की परीक्षा में उम्र को घटाने को लेकर के भारत में जबरदस्त आंदोलन उस दौर में चलाया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के विषय में एक चीज और जान लें कि उन्होंने मतलब आनंद मोहन बोस ने लंदन में 1872 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी को देखें, द्वारकानाथ टैगोर। इनके द्वारा जुलाई 1838 में जमींदारी एसोसिएशन मतलब कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो कि भारत में स्थापित होने वाला पहला राजनीतिक संगठन है। यह क्वेश्चन भी दर्जनों बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मेरी कारपेंटर, इन्होंने 1867 में लंदन में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। मेरी कारपेंटर ने 1867 में लंदन में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब इस क्वेश्चन को देख करके एक और क्वेश्चन बनता है कि निम्न कौन सी संस्था ऐसी है जो 1875 में स्थापित नहीं हुई। तो 1875 में कौन कौन सा हुआ, एक तो आपके सामने है इंडियन लीग। 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना हुई, अभी बताया मैंने कि दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1875 में ही न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी मैडम हेलेना पेट्रोना ब्लावटस्की और हेनरी स्टील अल्कॉट के द्वारा। तो इंडियन लीग, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और इसके अलावा सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका की गठन या जन्म 1875 में ही हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 9, 1891 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का एक और नाम राष्ट्रीयता रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था या अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सही उत्तर सबसे पहले जान ले तो सही उत्तर है पी आनंद चार्लू। चालू यहां लिखा हुआ है, उसको आप चार्लू पढ़िएगा प्लीज, पी आनंद चार्लू। तो सही आंसर मिल गया। बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मद्रास में और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये पहले मुस्लिम थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। विजय राघवाचारी, इन्होंने 1920 के नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था जहां असहयोग आंदोलन के संदर्भ में प्रस्ताव को पारित किया गया था, क्योंकि उसके पहले कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। यहां हम आपको बता दें कि कांग्रेस का 1920 का नागपुर अधिवेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और नागपुर अधिवेशन में हम पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप चाहेंगे तो नागपुर अधिवेशन इसी थंबनेल के साथ वो बना हुआ है, आप जरूर उसको देखने का काम कीजिएगा। इसके बाद है रहीमतुल्लाह सयानी। इनके विषय में जान लें कि 1896 में जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार वंदे मातरम गाया था। तो जब वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया तो यह भी जान ले कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दास ने की थी। उस अधिवेशन में मतलब 1911 के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गाने का काम किया था। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया जरूर मिल रहा होगा या आपका रिवीजन तो निश्चित तौर पर हो रहा होगा। हर क्वेश्चन से आपको बताया जा रहा है, अगर आप नोट करेंगे तो ये अभी तक जो 9 क्वेश्चन है ये लगभग 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। नंबर 10, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र या पत्रिका को प्रकाशित करने का कार्य लंदन से किसने किया था? सबसे पहले सही उत्तर है इसका श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, और फिर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया था। इनके द्वारा जो इंडिया हाउस शुरू किया गया था उसके द्वारा स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई थी। इसी स्कॉलरशिप के व्यवस्था के तहत बीडी सावरकर भी उनके संगठन इंडिया हाउस से जुड़े, लाला हरदयाल जुड़े थे, मदन लाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी और उनके द्वारा ही इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया था। लाला हरदयाल पर आगे क्वेश्चन आएगा, बीडी सावरकर पे पहले भी हम कई सारी बातें अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको देखिएगा, क्योंकि हर चीज को अगर बताएंगे तो नया चीज आपको देने में असमर्थता होगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहां पर पुलीन दास को थोड़ा सा देख लें। 1905 में पुलीन दास ने अनुशीलन समिति की शाखा ढाका में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति बंगाल का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी की स्थापना 1903 में प्रमथ मित्रा के द्वारा किया गया था। 1903 में अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमथ मित्रा के द्वारा किया गया था और बाद में 1905 में पुलीन दास ने ढाका में इसकी एक शाखा स्थापित की थी। यहां पर एक और क्रांतिकारी संगठन के विषय में जान लें जो कि सावरकर के साथ ही जुड़ा हुआ है। 1904 में बीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला का गठन किया था। बीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में मित्र मेला का गठन किया था जो बाद में अभिनव भारत कहलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 11, युगांतर आश्रम क्या था? सही उत्तर जान लेते हैं सीधा। यह युगांतर आश्रम गदर क्रांतिकारियों का मुख्यालय था और युगांतर आश्रम जो कि गदर क्रांतिकारियों का मुख्यालय है, यह स्थान सैन फ्रांसिस्को में है। यहां पर यह जानते हैं आप कि गदर पार्टी की स्थापना 1 मई 1913 को हुआ। गदर पार्टी को पहले हिंदी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाखना, जबकि लाला हरदयाल इस संगठन के मतलब कि गदर आंदोलन के या गदर पार्टी के महासचिव थे। 1 नवंबर को गदर आंदोलन के तहत, गदर पार्टी के तहत उर्दू में गदर पत्र निकाला गया था। और बाद में गुरमुखी में, गुजराती में और हिंदी में भी पत्र निकाला गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। अरविंदो घोष का आश्रम का बात करें तो अरविंदो घोष का आश्रम पांडिचेरी, जिसको आज हम लोग पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, पांडिचेरी में ओरोविले आश्रम के नाम से है। ठीक है, क्रांतिकारियों की बहुत सारी पत्रिका है बंगाल में। क्रांतिकारियों का संगठन का नाम अभी हम लोगों ने अनुशीलन समिति वगैरह देखा, ये चीजें थी। क्रांतिकारियों की पत्रिका में युगांतर का नाम आता है जिसको कि बारिंद्र घोष ने लिखा था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन युगांतर आश्रम से है जो कि बारिंद्र घोष की संस्था या जो पत्रिका थी, ठीक है, उसी से प्रेरित होकर के गदर क्रांतिकारियों का मुख्यालय का नाम रखा गया था। नंबर 12, बाल गंगाधर तिलक 1918 के अंत में होम रूल लीग आंदोलन से दूर क्यों हो गए? सीधा आंसर पर हम लोग आते हैं। दरअसल वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए वो इस समय उनको लंदन जाना पड़ा था, इसीलिए इस आंदोलन से ये दूर हो गए। फिर से दोहरा दें कि वैलेंटाइन सिरोल जिसने कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, इंडियन अनरेस्ट कहा था, उसके खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए ये लंदन चले गए थे, इसी कारण से आंदोलन से दूर हो गए। यहां पर यह बात भी आप जान लें कि
संगठन के तौर पर वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय असंतोष का जनक कहा। व्यक्तिगत तौर पे तिलक को यह बात कही थी। होम रूल लीग के विषय में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। तो होम रूल लीग से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है कि उसको आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। उनके ग्रुप में जोसेफ बैप्टिस्टा, VS मुंजे, GH खफार्डे और NC केलकर शामिल थे, जिसमें LC केलकर जो थे वो तिलक गुट के होम रूल के सचिव भी थे। तिलक का जो होम रूल था उसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार था, और इन 4 जगहों पर मिलाकर के इसकी 6 शाखाएं थी, जिसमें कि 14,000 सदस्य हो गए थे। तिलक ने अपनी पत्रिका मराठा और केसरी के माध्यम से इसको प्रचारित प्रसारित करने का काम किया था। जबकि एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। उनके द्वारा सितंबर 1916 में यह शुरू किया गया था, और तिलक के कार्यक्षेत्र के बाद जो शेष भारत था वो एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र था। एनी बेसेंट ने 200 शाखाओं की स्थापना की, जिसमें कि 7,000 सदस्य जुड़े थे, और सबसे अधिक सदस्य मद्रास से थे। मद्रास से इसलिए कि एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी रही थी, और मद्रास के अडयार में ही थियोसोफिकल सोसाइटी का चूंकि मुख्यालय है, इसलिए एनी बेसेंट की लोकप्रियता वहां ज्यादा थी, इसीलिए सबसे अधिक सदस्य वहीं से जुड़े थे। खैर, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से जनमत तैयार करने का होम रूल लीग के संदर्भ में काम किया था। तिलक के एनी बेसेंट के गुट में GS अरुणडेल, BP वाडिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए थे। बाद के काल में अप्रैल 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र हुआ, और मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि हमारा उद्देश्य जो है वो क्रमशः उत्तरदायी सरकार का गठन करना है। जिसके बाद होम रूल लीग आंदोलन थोड़ा सा बिखरने लगा, क्योंकि नरमपंथियों को जो बहुत वर्षों से इंतजार था वो चीजें पूरी होती हुई नजर आ रही थी। उनको लग रहा था कि अब उनको उत्तरदायी शासन मिलेगा। जून 1917 में ही एनी बेसेंट को, अरुणडाले को और वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को फिर रिहा किया गया, और तिलक के कहने पर 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, वहां पर एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। आप ये भी जानते हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली वो पहली महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 1859-60 के बंगाल नील विद्रोह के समय किसने अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियोट में नील किसानों की दशा को प्रकाशित किया था? सीधा आंसर जानते हैं। सीधा इसका आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी, मतलब ऑप्शन बी। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण के माध्यम से किसानों की या नील किसानों की स्थिति को प्रदर्शित करने का काम किया था। यहां पर एक चीज और जान ले कि हरिश्चंद्र मुखर्जी के साथ हिंदू पैट्रियोट के संपादन में शिशिर कुमार घोष की भी भूमिका रही है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक नाम छुप जाता है और एक नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हाईलाइटेड नाम है, लेकिन उनके साथ शिशिर कुमार घोष का भी नाम आता है, वो भी जान लें। पृथ्वीश चंद्र राय का संबंध संजीवनी पत्रिका से है, जबकि कृष्ण कुमार मित्रा का संबंध हितवादी से है। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुआ था। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के अलावा इस विद्रोह को नेतृत्व किया था मालदा के रफीक मंडल ने। रफीक मंडल मालदा के, जिन्होंने विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के साथ इसका नेतृत्व करने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड लिट्टन के समय की नहीं है? भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये 1878 का है, ये लिट्टन के समय का घटना है। दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था, यह भी लॉर्ड लिट्टन के समय का ही घटना है। दिल्ली दरबार के संदर्भ में थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर लें कि 1876 में ब्रिटिश संसद के द्वारा रॉयल टाइटल
अधिनियम या एक्ट, शाही उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया था और उसके तहत क्वीन विक्टोरिया को कैसर ये हिंद की उपाधि दी गई थी और इसी के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था, जिसकी भारत में भरपूर आलोचना हुई क्योंकि इसी दौर में भारत में जबरदस्त अकाल पड़ा हुआ था। तो लोगों को राहत दिए जाने के स्थान पर दिल्ली दरबार के आयोजन में भारी खर्च किया जा रहा था। इस सवाल का सही उत्तर है इल्बर्ट बिल विवाद। ये जो इल्बर्ट बिल विवाद है, जिसको आधार बना करके या जिसके कारण से ही लॉर्ड रिपन ने 1884 में त्यागपत्र दिया था। ठीक है, ये जो इल्बर्ट बिल था पीसी इल्बर्ट के द्वारा रखा गया था और ये बेसिकली भारतीयों को यूरोपियों के समान न्याय में समानता प्रदान करने से संबंधित था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इस बात से नाराज होकर के रिपन ने 1884 में इस्तीफा दिया था। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि इल्बर्ट बिल विवाद पर किसने इस्तीफा दिया था, तो आंसर रिपन है और इस सवाल का भी आंसर सी है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में यह भी लॉर्ड लिट्टन के समय में ही किया गया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उम्मीद है आप लोग सारी बातों को नोट कर रहे होंगे, वीडियो के लंबा होने से परेशान नहीं हो रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 15, किस अधिनियम के पारित होने पर कांग्रेस ने नारा दिया था बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन? सही उत्तर है इसका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सही उत्तर है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यहां कुछ बातें और जान लें कि इस अधिनियम के द्वारा, मतलब 1892 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिका में सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। कुछ सदस्यों का भारतीयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों को विधायिका में बजट पर बहस का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन उन्हें अभी भी वोटिंग का अधिकार नहीं था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये लॉर्ड कैनिंग के समय का है और इसके तहत जो मुख्य काम है वो ये है कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके साथ ही इसी अधिनियम के द्वारा हाई कोर्ट का स्थापना किया गया, विश्वविद्यालयों की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो 1861 का भी अपना महत्व है। मॉर्ले मिंटो सुधार, इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ क्योंकि मुस्लिम वर्ग को उनकी आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। जबकि भारत सरकार अधिनियम ये बेसिकली सिपाही विद्रोह के बाद आया, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन के हाथों शासन का डोर चला गया या बागडोर अब ब्रिटिश संसद ने संभालना शुरू किया। गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा और भी कई सारी बातें हुई हैं जो आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे, या फिर इंडियन पॉलिटी का मेरा वीडियो देखिएगा शुरुआत वाला, जहां हमने संविधान पर बताया है, तो वहां पर इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। नंबर 16, कांग्रेस के किस उदारवादी नेता को सीवाई चिंतामणि ने निर्णय में अत्यधिक उदार, अजात शत्रु तथा आत्माओं में महान बताया है? सीधा इसका आंसर, और सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। बाकी फिरोज शाह मेहता ये भी नौरोजी के अनुयायी थे और अंग्रेजी सरकार को प्रगति का सूचक मानते थे, अंग्रेजी सरकार को भारत में ईश्वरीय देन मानते थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक जो था बेसिकली पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका थी, उसका संपादन भी किया था। वैसे सुधारक का शुरुआत किया था जी आगरकर ने। तो बाकी के विषय में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी, क्योंकि इन लोगों के विषय में, गोखले वगैरह के विषय में हम लोग पहले भी बात कर रखे हैं। नंबर 17, कांग्रेस के किस प्रारंभिक नेता ने ब्रिटिश सरकार से उग्रपंथियों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाने को कहा था? क्वेश्चन को आपने सुन लिया। सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। थोड़ा आश्चर्य होता होगा कि उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के विषय में थोड़ी और बातों को हम लोग जान ले। 1869 में आईसीएस में
इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त किया था इन्होंने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, लेकिन सरकार ने कुछ आरोप लगाकर उनको सेवा मुक्त कर दिया था। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो ब्रिटिश राज्य के हितैषी थे, और जब 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्था और बढ़ गई। जब 1920-21 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एनसीएम का या असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया। इसी कारण से ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लेकिन इन बातों से यह मत अंदाजा लगा लीजिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1876 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के आईसीएस की परीक्षा में उम्र को कम करने पर आंदोलन चलाया था। ठीक है, बंगाली पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, और इन तमाम बातों के बावजूद सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। बाकी के विषय में आप जान रहे, एओ ह्यूम कांग्रेस के स्थापक में से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम इन्हीं का आता है। स्थापना किसने किया? एओ ह्यूम, जिनको कि शिमला का संत कहा जाता है, आयरलैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने पीपुल्स फ्रेंड नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया था। एओ ह्यूम की बात हम कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसके अंतिम संस्कार के समय मुंबई की चौपाटी पर भीड़ में घोषणा किया गया था, या भीड़ ने घोषणा किया था, यहां हम अंग्रेजी राज्य की मृत्यु की घंटी बजाते हैं? सही उत्तर है इसका बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि महाराष्ट्र से आप देख लीजिए कि सिर्फ वही दिख रहे हैं, तो बाकी अगर लाला लाजपत राय पंजाब से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से, अरविंदो घोष बंगाल से, तो मुंबई की चौपाटी अगर नहीं भी कुछ जानते तो गेस करते आप तो बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा सा यहां पर बिपिन चंद्र पाल के विषय में हम लोग जान लें। बिपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कांग्रेस से अलग हो गए थे, क्योंकि उनको गांधी जी के इस प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में विश्वास नहीं था। तो असहयोग आंदोलन शुरू होने पर कांग्रेस से बिपिन चंद्र पाल अलग हो गए थे। एक और महत्वपूर्ण घटना है बिपिन चंद्र पाल के नाम पे कि 1908 में जब अरविंदो घोष के खिलाफ मुकदमा में उनको गवाही देने के लिए कहा गया, तब उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर के उनके ऊपर अदालत के द्वारा मानहानि का मुकदमा चलाया गया था और उनको 6 माह का कारावास दिया गया था। बाकी के विषय में बहुत कुछ हम लोग पहले सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका तिलक होगा। नंबर 1920 में किसके द्वारा द कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई? कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? चलिए, उम्मीद है आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। वैसे तिलक क्या की जो मृत्यु थी वो 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, लेकिन उनके द्वारा ही ये पार्टी गठित की गई थी, और इस पार्टी का, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का उद्देश्य था भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग या उसके व्यवहार को बढ़ाना, और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। लेकिन ये उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जैसा मैंने बताया 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही उत्तर है बी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके विषय में एक चीज और जान ले कि 1918 में उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। सरदार पटेल के विषय में यहां पर हम कुछ नहीं बता रहे हैं, एम एन रॉय को जान लें आप। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना एम एन रॉय के द्वारा ताशकंद में किया गया, और फिर 1941 में एम एन रॉय ने इंडियन लेबर फेडरेशन की भी स्थापना की थी। सरदार पटेल के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए हम यहां पर उसको स्किप कर रहे हैं। नंबर 20, रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के विरोध में कई नेताओं ने केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया, जिसमें शामिल नहीं थे। सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी
इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि वो विधायिका में उस वक्त नहीं थे, लेकिन इस घटना से, इस अधिनियम को पारित किए जाने से बहुत असंतुष्ट थे और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया और फरवरी 1919 में उन्होंने सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की थी। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल के किस नेता ने लोक लेखा समिति की सदस्यता हासिल की थी? सही उत्तर है ए रामास्वामी आयंगर। विठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधायिका के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। मोतीलाल नेहरू ने 1925 में सैन्य सुधार से संबंधित जो एंड्रयू कमेटी थी उसकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी। जबकि चित्तरंजन दास, जो कि स्वराज दल के प्रमुख नेता थे, जून 1925 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु से स्वराज दल को गहरा धक्का या आघात पहुंचा था। नंबर 22, साइमन आयोग के सिफारिश में क्या शामिल नहीं था? सही उत्तर जाने। सही उत्तर है सी, केंद्र में भारतीयों का प्रतिनिधित्व प्रदान करना या भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। वास्तव में साइमन आयोग केंद्र में भारतीयों को किसी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता था, तो सही उत्तर है सी। और साइमन आयोग के सिफारिश में ए, बी और डी हो गए। इसके अलावा साइमन आयोग ने जो सिफारिश दी उसको भी आप नोट कर लिए, 3 तो नोट कर ही लीजिएगा, ए, बी, डी, क्योंकि सी आंसर है। इसके अलावा साइमन आयोग ने अपनी सिफारिश में बर्मा को भारत से अलग करने, सिंध को बंबई से अलग करने, उड़ीसा को नया प्रांत बनाने तथा सेना का भारतीयकरण की सिफारिश की थी। इसके साथ ही साइमन आयोग ने अपनी सिफारिश में इंडिया काउंसिल या भारतीय परिषद को बनाए रखने की बात कही, लेकिन यह भी कहा कि भारतीय परिषद के अधिकारों में कटौती की जानी चाहिए। साइमन आयोग का जो रिपोर्ट था यह 7 जून 1930 को प्रकाशित हुआ था और यह भी कहा गया था कि इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। लेकिन साइमन आयोग के रिपोर्ट में जो आश्चर्यजनक बात है, उसमें कहीं भी स्वराज शब्द का उल्लेख तक नहीं हुआ, जिसकी की मांग इस दौर में होने लगी थी। तो साइमन आयोग के रिकमेंडेशन में स्वराज शब्द बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 23, 1928 का नेहरू रिपोर्ट 3 भागों में बटा था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? साइमन आयोग के बाद नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है, क्योंकि बर्किनहेड ने चुनौती दी थी कि भारतीय कोई ऐसा संविधान बनाए जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार हो। तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और फिर उनका रिपोर्ट आया था, जिससे जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। सही उत्तर है इसका भारत को पूर्ण स्वराज। ये इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि भारत को पूर्ण स्वराज देने की मांग आप सब जानते हैं कि पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और नेहरू रिपोर्ट का संबंध मोतीलाल नेहरू से है। तो सही उत्तर है सी। बाकी चीज को अगर आप जानेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। भारत के भावी स्थिति के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में क्या बातें थी? तो इसमें था औपनिवेशिक स्वराज और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की बात, संघीय प्रणाली की स्थापना करने की बात कही गई थी, अवशिष्ट शक्ति केंद्र को देने की बात कही गई, लेकिन प्रांतों में भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, यह भी रिपोर्ट में कहा गया। इसके अलावा भारत के भावी स्थिति के संदर्भ में यह भी कहा गया कि प्रिवी काउंसिल को समाप्त करके और उसके स्थान पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाए, और साथ ही भारत के भावी स्थिति मतलब कि किस तरह का संवैधानिक ढांचा होगा, उसमें यह भी कहा कि प्रांतों में एक सदनीय व्यवस्था ही होना चाहिए, मतलब यूनिकैमरल ही प्रांत की विधायिका होनी चाहिए। नागरिकों के मूल अधिकार के संदर्भ में कहा गया कि भाषण, अभिव्यक्ति, समाचार पत्र निकालने का अधिकार हो, भारतीयों को सभा और संगठन बनाने का अधिकार हो, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की जाए तथा धर्म और जातिगत भेदभाव को खत्म किया जाए। ये नागरिकों के मूल अधिकारों के संदर्भ में कहा गया। जबकि डी को देखिए, हिंदू मुस्लिम संबंध पर उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली खत्म कर दिया जाए और उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू किया जाए। मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद हिंदू मुस्लिम संबंध पर यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।
तो सही उत्तर सी है। और बाकी क्या कुछ रिकमेंडेशन में है, 3 भाग में बटा हुआ है, सबके विषय में मैंने आपको बता दिया। अगर आप नोट कर लेंगे तो क्वेश्चन जब डेप्थ में आएगा, न सिर्फ झारखंड सचिवालय, किसी भी पीसीएस में, वो हर जगह आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि आंसर जो आपको बता रहे हैं ये डेप्थ में है, आपको काम आएगा। नंबर 24, किसका विरोध करते हुए सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? तो सबसे पहले ये जान ले कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना नवंबर 1928 में हुआ, और ये बेसिकली नेहरू रिपोर्ट, जिसके पीछे में अभी हम बता रहे थे आपको, उसके अगेंस्ट में ये काम किया गया था, क्योंकि ये दोनों जो युवा नेता थे ये पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, और नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की बात की जा रही थी, इसीलिए इन लोगों ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नंबर 25, लॉर्ड इरविन को कब पत्र लिखकर गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखा और आश्वासन दिया कि अगर सरकार उसे स्वीकार कर लेगी तो प्रस्तावित सविनय अवज्ञा आंदोलन वे स्थगित कर देंगे? 5 मार्च 1931 ये गांधी इरविन समझौते का दिन है। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मतलब नमक कानून के लिए प्रस्थान किया। 2 मार्च 1930 इस सवाल का सही जवाब है, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो हर डेट का इंपॉर्टेंस है, हम आपको बता गए। नंबर 26, कांग्रेस के किस अधिवेशन की महत्वपूर्ण घटना थी मौलिक अधिकारों एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव का पारित होना? सीधा सही उत्तर, कराची अधिवेशन 1931। और यह अधिवेशन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी लाहौर में। उसके 6 दिनों के बाद 29 मार्च 1931 को कराची में हुआ था। गांधी जी का अधिवेशन में जाते समय भरपूर विरोध हुआ था, उनको काला झंडा भी दिखाया गया था। तो खैर, इसका संबंध है इस सवाल का कराची अधिवेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 3 सुमेलित है, जिसको कि आप नोट कर लीजिएगा। जो सही उत्तर है, मतलब जो सुमेलित नहीं है, वो सही उत्तर है, और वह है सी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। सबसे पहले जान लें कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था सिविल सेवा के लिए जिन लोगों का चयन हुआ है उनको प्रशिक्षण देना, और इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और बाकी 3 इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। नंबर 28, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र बांग्ला, हिंदी, फारसी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होता है? हालांकि यहां पर एक बात जान ले कि इसके संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि 4 भाषा बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी में प्रकाशित होती थी, ठीक है, लेकिन ये दोनों ही चीजें मिलती हैं। अगर वैसे भी आएगा तो वही आंसर होगा जो इसका आंसर होने जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है बंगदूत, और बंगदूत 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित था, ठीक है, उनके द्वारा संपादित था। अमृत बाजार पत्रिका ये मोतीलाल घोष का है, जो कि बांग्ला और अंग्रेजी में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। और अमृत बाजार पत्रिका का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, जिस पर कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था, तो अमृत बाजार पत्रिका ने, जो कि बांग्ला में लिटरली प्रकाशित होती थी, रातों रात इसने खुद को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया था। उदंत मार्तंड ये जुगल किशोर का है, 1826 से प्रकाशित हो रहा है, और हिंदी का यह पहला समाचार पत्र है जो कि कानपुर से प्रकाशित होती थी। लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता था, और इसके अलावा मालवीय जी के द्वारा अभ्युदय का भी संपादन किया जाता था। लीडर अंग्रेजी में थी, जबकि अभ्युदय हिंदी साप्ताहिक था। नंबर 29, किसे बंगाल में देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है? ठीक है, सही उत्तर है आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है, और इसी आनंद मठ में वंदे मातरम है, जिसका कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्या कुछ रोल रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। युगांतर बारिंद्र घोष का है, और इसी युगांतर के नाम पर गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम रखाया था। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, और आत्मशक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर का। और इस सेट का
30वां और आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 8-9 अगस्त 1942 को पंडित नेहरू एवं मौलाना आजाद को कैद करके कहां रखा गया था? हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय का। तो इसका सही उत्तर है अहमदनगर दुर्ग। पंडित नेहरू और मौलाना आजाद को गिरफ्तार करके अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। यहां पर इन दोनों के अलावा गोविंद बल्लभ पंत को, जेबी कृपलानी को और आसफ अली को भी रखा गया था। आगा खां महल में आप सब जानते हैं, जो कि पुणे में है, यहां पर गांधी जी को रखा गया था। गांधी जी के साथ उनकी पत्नी भी थी, उनके निजी सचिव महादेव देसाई भी थे, जो कि आगा खां महल पुणे में थे। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके रखा गया था। तो फिलहाल 30 क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है जिसके विषय में हम पहले भी आधुनिक भारत पर वीडियो बना रखे हैं, आप देखिए। मुझे उम्मीद है कि कई सारी चीजें आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होंगी। तो देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुंचाइए। धन्यवाद।